ठीक है बेटा, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। आज का जो अपना चैप्टर है ना, बुक में अपना 15वां चैप्टर है बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स। आवाज़ नहीं बेटा, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि नाभिकीय भौतिकी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा ये, ठीक है ना। जब तुम लोग बीएससी करोगे ना, तब तो न्यूक्लियर फिजिक्स की एक पूरी बुक लगती है। बीएससी और एमएससी में तो पूरी एक बुक है। अभी अपने पास एक छोटा सा चैप्टर है, उस चैप्टर में से भी इस साल कुछ सिलेबस घटा दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाभिकीय संरचना की। पहला जो टॉपिक है ना, वो है नाभिकीय संरचना। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना। नाभिकीय संरचना मतलब नाभिक के अंदर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, समझ गए। अब नाभिक की संरचना ही पढ़नी है हमें। एक्चुअल में उसके अंदर जो पार्टिकल है उनको विस्तार से हमें नहीं पढ़ना, डिटेल से नहीं पढ़ना है, पर सुपरफिशियल रूप से हम उनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। अब केमिस्ट्री में तुम लोगों ने बहुत कुछ सीख रखा है वैसे तो, है ना, इस टॉपिक के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, क्योंकि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ आ जाता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि तुम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, पर हम अपने सिलेबस के अनुसार बातें करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस के साइज की बात करते हैं। देखिए, जैसे हम हाइड्रोजन का जो नाभिक है, हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन परमाणु का जो नाभिक है, उसको छोड़ दें, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नाभिक हैं उन सब में दो तरीके के कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक प्रोटॉन और एक, मैंने ये शब्द क्यों बोला है कि हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन के नाभिक को छोड़कर अन्य जितने भी परमाणु हैं उन सभी के नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो तरीके के कण पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो नाभिक है उसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो प्रत्येक नाभिक के अंदर क्या होंगे, जैसे ये नाभिक को बना रहा हूँ तो इसमें दो तरीके के कण होंगे, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, ठीक है। इसके चारों ओर कौन होती है? इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं होती है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम की जो बात करते हैं तो इसके नाभिक में केवल क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसको हम जेड से दर्शाते हैं। प्रोटॉनों की संख्या को हम किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? और न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको हम कैपिटल एन से दर्शा देंगे। न्यूट्रॉन की जो संख्या है उसको हम किससे दर्शा देंगे? कैपिटल एन से दर्शा देंगे। समझ गए बेटा? अब इनके द्रव्यमान की चर्चा करते हैं हम। इनका द्रव्यमान क्या होगा? डस्टर था ना बेटा अपने पास यार एक, दोनों क्या है? सरकारी स्कूल है तो स्टैंडर्ड तो अच्छा है ही अपना, स्वाभाविक है यार, है ना। हम ऐसे बात नहीं करते हैं कि डस्टर अच्छा होगा तभी हम अच्छा पढ़ पाएंगे। डस्टर कागज़ से काम चला लेंगे हम यार, समझे या नहीं समझे? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की, ठीक है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है mn से लिख रहा हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये होता है अप्रोक्सीमेट 1.6762 किलोग्राम, ठीक है। अप्रोक्सीमेट है बेटा ये। और मास ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो होता है 1.67 और 49 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इनके द्रव्यमान है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ये प्रोटॉन है बेटा, ठीक है। ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और ये क्या है?
अब अगर हम दशमलव के बाद केवल 2 अंकों तक द्रव्यमान को दर्शाते हैं, निर्धारित करते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि दोनों के जो द्रव्यमान है वो क्या है, समान है। द्रव्यमान इनके लगभग समान है, पर फिर भी है ना, दशमलव के बाद तीसरे अंक को हम देखते हैं तो जो न्यूट्रॉन है वो कुछ प्रोटॉन से बड़ा नहीं, प्रोटॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम है। प्रोटॉन का द्रव्यमान बोल रहा हूँ यार, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है। अगर हम तीसरे अंक की बात करें तो 1.676 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें तो 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा है? देखो, दशमलव के बाद 2 अंक तक तो ये द्रव्यमान को समान ही दर्शा रहे हैं। तीसरा जो अंक है वो इसमें 6 है, इसमें कौन है, 4 है। तो किसका द्रव्यमान ज़्यादा हुआ? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कुछ अधिक होता है, ठीक है ना। देखो, जैसे मूल कण की बात करते हैं हम, मूल कण, ठीक है ना। प्रकृति में जो मूल कण है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा कण माना जाता है? मूल कण माना जाता है, ठीक है ना। मूल कण का मतलब हम ये लगा सकते हैं कि जो किसी अन्य कण से मिलकर नहीं बना है। मेरी बात समझ गए ना? मूल कण हम किसको कह सकते हैं? जो किसी अन्य कण से मिलकर, परंतु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये ध्यान रखेंगे बेटा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मूल कण नहीं होते हैं, मूल कण नहीं होते हैं, ठीक है ना। मूल कण नहीं होते मतलब ये किसी अन्य कणों से मिलकर बने हैं। और उनकी चर्चा हमने कल परसों की थी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस से मिलकर बने होते हैं? क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। वैज्ञानिक गैलमान ने कुछ ऐसे कणों के बारे में बताया जो स्वतंत्र नहीं है, नाभिक के अंदर है, ठीक है ना। उन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। 2 तरीके के क्वार्क्स थे वो, एक U और एक D, अपर क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, ये 2 प्रकार के क्वार्क्स थे। क्लियर है सभी को? अब कोई भी नाभिक है ना, उस नाभिक को अगर हम दर्शाना चाहते हैं तो नाभिक को कैसे दर्शा सकते हैं हम? ZXA से दर्शाते हैं। नाभिक का जो सिंबल है या प्रतीक है वो क्या होगा? ZXA, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZXA, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर X कौन है? X जो भी अपना तत्व है उसका प्रतीक है, ठीक है। जैसे मैं 2He4 लिखता हूँ, ठीक है। जैसे मैं 7N14 लिखता हूँ, लिखते हैं ना वैसे, या 7N14 को ऐसे भी लिख सकते हो, 7N14 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर X कौन है? प्रतीक है, ठीक है ना। जो भी तत्व है उसका प्रतीक। जैसे नाइट्रोजन है तो N आ जाएगा, हीलियम है तो He आ जाएगा, ठीक है। लिथियम होगा तो Li, बेरिलियम होगा तो Be, अलग अलग X के स्थान पर आ सकते हैं। Z कौन है? Z को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, या फिर इसको हम प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, ठीक है। और A जो है इसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना, न्यूट्रॉन की संख्या वो हम कैसे ज्ञात करते हैं? A माइनस Z। A में से Z को घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो किसकी संख्या आएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, ठीक है ना। जिसकी बात, जैसे हाइड्रोजन है तो हम क्या लिखते हैं?
1H1 लिखते हैं, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन नाभिक जो है उसके अंदर एक प्रोटॉन होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन की संख्या अगर हम निकालना चाहें तो A-Z यानी कि 0। इस हाइड्रोजन के नाभिक में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। क्लियर है ना सभी को। पर हाइड्रोजन के कुछ और भी नाभिक हैं जिनको हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, ठीक है ना। दो और हैं ऐसे, जैसे एक नाम सुना होगा ड्यूटेरियम, है ना, ड्यूटेरियम, या एक ट्राइटियम। ये भी तो हाइड्रोजन ही है। इसको हम लिखते हैं 1H2, इसको हम लिखते हैं 1H3। देखिए 1H1 के अंदर तो कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, पर 1H2 में एक न्यूट्रॉन है, जबकि इसमें 2 न्यूट्रॉन है। ये हाइड्रोजन के क्या है, समस्थानिक है, ठीक है ना। समस्थानिक क्या होते हैं इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। क्लियर हुआ ना बेटा सभी को। तो इस प्रकार से हम किसी भी नाभिक को दर्शा सकते हैं, समझ गए। अब हम कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग परिभाषाएं हैं उनको पढ़ना है हमें। जैसे पहली जो डेफिनेशन है वो समस्थानिक की है। समस्थानिक किसे कहते हैं, पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? क्या हो, परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। शाबाश, ठीक है। आइसोटोप्स बोलते हैं बेटा उनको, समस्थानिक। ऐसे नाभिक, कॉपी पेन लेके लिख लिया करो बेटा साथ साथ ही, ठीक है। सभी भक्तजन लिखा करेंगे, ठीक है ना। सभी भक्त अपनी कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और गुरुदेव के जो आशीर्वचन हैं उनको नोट करते चलेंगे। ऐसे नाभिक जिनका परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉन की संख्या तो समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समझ गए ना, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं इनके, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए बेटा। और भी बहुत से हैं, जैसे 6C12, 6C13 भी होता है बेटा, ठीक है। और 6C14, ये क्या है बताओ, ये कार्बन के समस्थानिक है। और भी हो सकते हैं, ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 8O16, 8O17, 8O, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक नाभिक के 3 समस्थानिक, ठीक है ना, 3 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 3-3 लिखे, हालांकि हमने अपने पास ऐसे एग्जाम्पल आ गए कि हमने सबके 3-3 समस्थानिक लिख दिए हैं, ठीक है। परंतु सभी नाभिकों के 3 समस्थानिकों ऐसा आवश्यक नहीं है। अब देखिए, जैसे अपनी पीरियोडिक टेबल जो होती है, आवर्त सारणी, उसमें बॉक्स बने होते हैं, है ना, होते हैं ना।
क्या बोलते हैं उनको? आवर्त और वर्ग बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में हम कितने तत्वों को दर्शाते हैं? एक को ही दर्शाते हैं, समझ गए ना? तो हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक हैं, मतलब हाइड्रोजन के तो 3 रूप हो गए, 1H1, 1H2, 1H3। तो अब इनको कैसे दर्शाएं हम पीरियोडिक टेबल में? मेरी बात समझ गए ना? प्रत्येक एलिमेंट के लिए एक निश्चित पर्टिकुलर फ्लैट बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, एक घर बना हुआ है, उस घर में वो रहता है, ठीक है? अब ये तो 3 भाई हो गए, तो इनके लिए 3 घर है क्या वहाँ पर? 3 फ्लैट है क्या? नहीं है। ये तीनों कहाँ रहते हैं? एक में रहते हैं। भाई भाई तो है, फिर नहीं समझे क्या? तो ये तीनों क्या होते हैं? एक में रहते हैं। अब इन सब के जो परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉन की संख्या है तो वो समान है, और जिन की प्रोटॉन संख्या या परमाणु क्रमांक समान होंगे उनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आया या नहीं आया बेटा? समझ गए? अब जैसे हम थोड़ा सा हाइड्रोजन लाते हैं, ठीक है, मान लिया किसी भी रूप में ले आए उसको, तो उस वो 1H1 है, 1H2 है या 1H3 है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता लगेगा हमें बताओ? 1H1, 1H2, 1H3, कैसे पता चलेगा? उसमें तीनों ही होंगे, समझ गए ना? ये नहीं है कि हम हाइड्रोजन लिया है तो वो केवल 1H1 है, या केवल वो 1H2 है, या केवल वो 1H3 है, ऐसा नहीं है। उसमें सब कुछ है। 1H1 उसमें हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्राइटियम भी है। सभी के रासायनिक गुण समान हैं, तो उनमें कोई भिन्नता नज़र नहीं आएगी हमें। रंग, गंध, ये चीज़ें जो है ना वो क्या होती है? उनकी समान होती है। और इनको पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में हम एक ही स्थान पर रखते हैं, अलग अलग इनके लिए स्थान निर्धारित नहीं है। अब जैसे 1H1, 1H2, 1H3 है, समस्थानिक है, इनको अलग करना हो, इनको क्या करना हो? अलग करना हो। तो अलग करने के लिए अपने पास एक जैसे हो गया कि द्रव्यमान विश्लेषण, ठीक है ना? इनको अलग अलग, मतलब नाभिकों को अलग अलग करने की एक विधि क्या होती है? द्रव्यमान विश्लेषण, और एक होता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। द्रव्यमान स्पेक्ट्रो, इन 2 विधियों से हम नाभिकों को क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं। परंतु समस्थानिक जो होते हैं ना, इनको द्रव्यमान विश्लेषण या इसको रासायनिक विश्लेषण भी कहते हैं बेटा, ठीक है ना? इसका एक नाम और क्या हो सकता है? रासायनिक विश्लेषण, और दूसरा द्रव्यमान। तो इनको रासायनिक विश्लेषण की सहायता से अलग नहीं किया जा सकता। किनको? समस्थानिकों को। समस्थानिकों को अलग करने की जो विधि है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों का, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पेपर में छोटे प्रश्न आएंगे 1 वर्ड वाले। तो समस्थानिकों को कौन सी विधि से अलग किया जा सकता है? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? अब हम आगे चलते हैं, दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दूसरी जो परिभाषा है वो है समभारिक। समभारिक नाम से वैसे तो
क्लियर हो रहा है कि समभारिक क्या होते हैं, कि जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान हो परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, जिनकी द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या को किससे लिखते हैं हम, ए से। द्रव्यमान संख्या समान हो परंतु परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाते हैं, वो समभारिक कहलाते हैं। समझ गया बेटा। फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल ध्यान है क्या इनके, बहुत से एग्जाम्पल होते हैं बेटा, ठीक है ना। छः सी 14 तथा 7 सी 14, ये लीजिए 7n 14, ठीक है। 6 सी 14 और 7n 14, दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, द्रव्यमान संख्या समान है, 14 है वो, 7 नहीं है, ठीक है। द्रव्यमान संख्या समान है, कितनी है वो, 14 है। और इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या 6 है और इसमें 7 है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 1h3 और 2he3, 2he4 होता है ना, 2he4 भी होता है और 2he3 भी होता है। ये आपस में क्या है, आइसोटोप है बेटा, समस्थानिक है। और ये आपस में क्या है, समभारिक, आइसोबार से, ठीक है। अब देखिए इनके जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक कैसे हैं, भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो इनके रासायनिक गुण भी कैसे होंगे, फिर भिन्न भिन्न होंगे, समझ गए ना। देखो समस्थानिकों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, समान है, ठीक है ना। किसी भी नाभिक के जो गुण होते हैं वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं या उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना। तो जिनके प्रोटॉनों की संख्या सेम है, ऐसे नाभिक जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान है, वे सभी क्या होते हैं, समान रासायनिक गुण वाले होते हैं, वे सभी समान रासायनिक गुण वाले होते हैं और उनको आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है। परंतु ये जो जैसे उदाहरण लिखा 6 सी 14 और 7n 14, इनके जो परमाणु क्रमांक है यानी प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो इनको आवर्त सारणी में हम एक स्थान पर नहीं रख सकते, इनके लिए अलग अलग वर्ग होंगे, स्थान होंगे, और इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। इसमें जैसे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहें हम, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, ए में से जेड घटा दो, 114 में से 6 घटा दिए, कितने आ गए, 8 आ गए। जबकि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, 14 - 7 यानी कि 7 होंगे, ठीक है। अब देखिए इनको अलग करने के लिए भी अपने पास, जैसे अलग करना है नाभिकों को अलग करने के लिए 2 विधियां हैं, एक तो रासायनिक विश्लेषण और एक द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। इन 2 विधियों से हम क्या करते हैं, नाभिकों को अलग अलग करते हैं, ठीक है। जैसे एक मिक्सचर दे दिया और उसमें से अलग करना है, ठीक है ना। जैसे तुम लोगों को जब प्रैक्टिकल करवाएंगे तो
उसमें पहचान करते हैं, एक मिक्सचर दे देंगे कि इसमें कौन कौन है, 3 या 4 उसमें रेडिकल होते हैं, उनकी पहचान करते हैं, ठीक है। तो वो जो विधि है ना, तुम लोग जो काम करोगे वो रासायनिक विश्लेषण है। उनकी पहचान किस तरीके से की जाएगी? रासायनिक विश्लेषण से, क्योंकि अलग अलग पदार्थ अन्य पदार्थों से अलग अलग रिएक्शन करता है, ठीक है ना। कोई किसी से मिलकर X बनाता है, वही चीज़ किसी अन्य से मिलकर Y बना देती है, ठीक है ना, समझ गए। और तो इससे हमें पहचान हो जाएगी कि X जिसने बनाया है वो तो ये हो सकता है और जिसने Y बनाया है वो ये हो सकता है। इस प्रकार से पहचान हो जाएगी उनकी, समझ गए ना। तो इनके रासायनिक गुण कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो जैसे हमें समभारिकों का मिश्रण दिया जाए और उनमें से इनको अलग अलग करना हो तो इनको हम इस विधि से अलग कर सकते हैं, रासायनिक विश्लेषण से। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से समभारिकों को अलग नहीं किया जा सकता। याद रखेंगे बेटा, देखो समस्थानिक जो थे, समस्थानिकों को तो किससे? द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ से अलग कर सकते हैं, जबकि समभारिकों को रासायनिक विश्लेषण से अलग किया जा सकता है। तीसरी डेफिनेशन है अपने पास समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है बेटा, पहले तो है ना। आइसोटोन्स होते हैं ना, आइसोटोन्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। क्या बोलेंगे बताओ?